हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसकी क्लास नंबर 13 है और आज हम पढ़ेंगे ओजोन गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन गैस के बाद हम पढ़ने वाले हैं हरित गृह प्रभाव। तो चलिए पहले हम ओजोन गैस को देखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है ओजोन गैस। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए इस एक पॉइंट में कि जो ओजोन गैस है वो वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। और ये समताप मंडल में पाई जाती है ना, इसीलिए इसको कहते हैं ओजोन मंडल। समताप मंडल को और किस नाम से जानते हैं, ओजोन मंडल। दूसरा क्वेश्चन है, जो ओजोन गैस है वो कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तीसरा क्वेश्चन है कि जो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन गैस पाई जाती है ना, वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कि सर्वाधिक गैस जो है ये ओजोन गैस, ये कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, 2 पॉइंट में हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है, ओजोन गैस को मापने की यूनिट है डाबसन। तो ओजोन गैस को मापने की यूनिट कौन सी है, डाबसन। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत की मोटाई कहाँ पे कम हो रही है, अंटार्कटिक महाद्वीप पे। और इसको हम क्या कहते हैं कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है। छेद हो गया का मतलब यही है कि जो ओजोन लेयर है ना उसकी मोटाई कम हो गई है वहाँ पे। कहाँ पे, अंटार्कटिक महाद्वीप पे। ठीक है, आगे है, ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है ना, उनको हमारी अर्थ के ऊपर आने से कौन सी गैस रोकती है, ये ओजोन गैस रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो जो ये पराबैंगनी किरणें ये हमारी पृथ्वी पर आ जाएं तो क्या होगा। तो ये होगा कि प्रत्येक तीसरे व्यक्ति को तो कैंसर हो जाएगा और आँखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी यानी कि त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, और जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना उनका वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में। ये हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं, जो बसंत ऋतु में जो ओजोन लेयर है ना उसकी मोटाई हो जाती है अधिक, और जो वर्षा ऋतु है इसमें हो जाती है ओजोन लेयर की मोटाई कम। तो सबसे अधिक तो होती है बसंत ऋतु में। जब भी बसंत ऋतु आती है तो ओजोन लेयर की मोटाई हो जाती है अधिक, और जब वर्षा ऋतु आती है तो ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो हो जाती है कम। और ओजोन लेयर का सिंबल क्या, सॉरी, ओजोन गैस का सिंबल क्या है, O3। O3 से हम डिनोट करते हैं ओजोन को। ठीक है, आगे देखो, जो CFC गैस है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये क्या करती हैं, जो ओजोन गैस का जो देखो ये O3 है ना, इसको तोड़ के O2 और O में बदल देती हैं। किस में, O2 और O में बदल देती हैं। ठीक है, आगे देखिए, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है ना वहाँ पे ओजोन लेयर की मोटाई अधिक होती है और ध्रुवों पर कम होती है। कहाँ पे, भूमध्य रेखा जो है उन क्षेत्रों में तो ओजोन लेयर की मोटाई अधिक और ध्रुवों पर कम। ठीक है, आगे देखते हैं, जो CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो किस किस स्रोत से रिलीज होती है, किन स्रोतों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो निकलती है। देखो, फ्रिज से, AC से, फोम, प्लास्टिक, स्प्रे, रेजिन और इलेक्ट्रिक उद्योग, इन सब से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ठीक है, आगे है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो, ये CFC के स्रोत भी पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा पर अधिक मोटाई है ओजोन लेयर की या ध्रुवों पर है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन छिद्र के बारे में क्या लिखा है कि जो ओजोन छिद्र है अंटार्कटिका पर जो हुआ है वो कितना है, 78 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जो ओजोन छिद्र है ना जो हमारे अंटार्कटिक महाद्वीप पर हुआ है वो है 78 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी जो ओजोन लेयर है ना वो पतली हो गई है इतनी। ठीक है, आगे देखते हैं, 1985 में जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दल यानी कि ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक यंत्र है जो ओजोन लेयर की जो मोटाई है ना उसमें कितना जो छेद हुआ उसका पता लगाता है। ठीक है, तो 1985 में देखो क्वेश्चन बन गया है ये, एक तो यही बन गया है कि ओजोन लेयर की मोटाई को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, वो है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अच्छा, फिर है
जो ये ओजोन लेयर की मोटाई है उसका जो छेद हुआ उसका सबसे पहले किसने पता लगाया? 1985 में पता लगाया, जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दल ने। ठीक है, जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दल ने पता लगाया था सबसे पहले कि जो ओजोन की मोटाई का जो छेद है ना वो कितना है, और किससे नापा था उसको मापा था टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र था उससे। और कितना छिद्र हुआ है ये हुआ है 78 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार यहाँ तक फिर से देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ओजोन जो गैस है ना वो समताप मंडल में पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसीलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक सर्वाधिक जो ओजोन गैस है वो पाई जाती है। फिर हमने ओजोन मापने की जो यूनिट है वो पढ़ी डाबसन। फिर हमने पढ़ा कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर जो है वो ओजोन परत है उसमें मोटाई में कमी आ गई है, यानी कि वहाँ पे ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो पराबैंगनी किरणें ना वो हमारी ये ओजोन लेयर है ये उनको आने से अर्थ पर आने से रोकती है। अगर जो ये पराबैंगनी किरणें ये इतनी हानिकारक है, अगर ये हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी ना तो प्रत्येक तीसरे व्यक्ति को तो कैंसर हो जाएगा, और उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ढंग से काम नहीं करेगा, मोतियाबिंद हो जाएगा और स्किन एलर्जीज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अब तक आगे हमने पढ़ा जो बसंत ऋतु है उसमें तो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई अधिक होती है और वर्षा ऋतु में उसकी मोटाई कम हो जाती है। O3 से ओजोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो और नाइट्रिक ऑक्साइड गैसें ये सभी मिलकर और O3 को तोड़ के O2+O में बदल देती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है ना वहाँ पे ओजोन लेयर की जो मोटाई वो अधिक है और ध्रुवों पर कम है। फिर हमने पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत जो कि फ्रिज, AC, फोम, प्लास्टिक, स्प्रे, रेजिन, इलेक्ट्रिक उद्योग ये सब हैं। फिर लास्ट में जो हमने पॉइंट पढ़ा ये इन सब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन छिद्र जो है वो कितना है अंटार्कटिक महाद्वीप पर, वो है 78 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और 1985 में जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दल ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर नाम के यंत्र से ओजोन की मोटाई के छेद का पता लगाया था। ठीक है, इतना हमने अब तक पढ़ा है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ए जो होती हैं वो होती हैं हानिकारक नहीं होती हैं, जो ए पैराबैंगनी किरणें होती हैं वो हानिकारक नहीं होती हैं। जो बी हानिकारक होती हैं वो होती हैं, और जो सी पैराबैंगनी किरणें होती हैं ना वो अधिक उष्ण होती हैं और कम हानिकारक होती हैं, और जो ऑक्सीजन गैस है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। तो हमने पढ़ा कि जो ये पैराबैंगनी किरणें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी, सी। जो ए होती हैं वो हानिकारक नहीं होती हैं, बी होती हैं वो हानिकारक होती हैं, सी होती हैं वो कम हानिकारक होती हैं, और जो अधिक उष्ण होती हैं और ऑक्सीजन गैस के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, जो कि अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। आगे है CFC जो है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो और अन्य गैसें हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उससे अलग जो कि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं वो हैं हेलोजेंस, CFC11, CFC12, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन 1211। ठीक है, आगे है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगर मान लो किसी एरिया से ओजोन गैस 5% कम हो रही है, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्थान है उस पर्टिकुलर स्थान से ओजोन लेयर है उसकी 5% उसमें कमी आ रही है, तो जो हानिकारक गैस होती है ना वो 10% बढ़ेंगी ना, तब जो ओजोन लेयर में 5% कमी आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ओजोन गैस है जो ओजोन लेयर है परत है उसका ह्रास हो रहा है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर जो ओजोन लेयर है उस पर अगर कुछ भी प्रभाव पड़ता है, अगर वो उसमें कमी आती है, उसकी मोटाई में कमी आती है, ओजोन गैस में कमी आती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी ना उस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद है इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो हार्मफुल प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट है मृदा उर्वरकता की कम क्षमता होना, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरकता क्षमता जो है वो
कम हो जाएगी। उसके बाद है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैसे कि जैसे जो ओजोन लेयर है वो जहाँ से पतली होगी वहाँ से पराबैंगनी किरणें आएंगी और वो टेम्परेचर बढ़ाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। जो ये ग्लेशियर हैं ये मेल्ट होंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है कि पराबैंगनी किरणें वो 3 प्रकार की होती हैं। ए तो हानिकारक नहीं होती हैं, जो बी होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, सी होती हैं वो कम हार्मफुल होती हैं और अधिक उष्ण होती हैं और ऑक्सीजन गैस इसको ऑब्जर्व कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। फिर है CFC जो है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो गैसें हैं जो CFC के अलावा जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं वो हैं हेलोजेंस, CFC11, CFC12, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन 1211। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि अगर किसी भी एरिया से ओजोन गैस 5% तक कम होती है ना तो हानिकारक जो गैस होती हैं वहाँ पे वो 10% अधिक निकलती हैं। ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि जो ओजोन गैस है उसका ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है या ओजोन गैस में कमी आ रही है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ना उसके ऊपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा कि उर्वरकता जो क्षमता थी हमारी मिट्टी की वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो हमारी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा आज का, जिसमें हमने ओजोन लेयर से संबंधित एक एक पॉइंट किया और एक भी पॉइंट छोड़ने का नहीं है, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं फ्रेंड्स। 2 बार देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। कल हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बाय बाय फ्रेंड्स।